नमस्कार। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। ये एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और मामला काफ़ी कह सकते हैं पेचीदा है। फैसला आया 29 अगस्त 2025 को और ये असल में 4 अलग-अलग अपीलें थीं जो एक ही फैमिली कोर्ट केस से निकली थीं। केस नंबर था HMA नो 479 2023। तो मूल रूप से एक तलाक का मामला है। पति-पत्नी के बीच व्यभिचार यानी अडल्ट्री और क्रूरता के आरोप हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तीसरी महिला भी है जिन पर पति के साथ संबंध होने का आरोप है और उन्हें भी केस में पार्टी बनाया गया है। मामला गरमाया जब फैमिली कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। आज हम 3 मुख्य सवालों पर फोकस करेंगे जिन पर हाई कोर्ट ने विचार किया। पहला, क्या ऐसे तलाक के मामलों में जहां व्यभिचार का आरोप हो, उस तीसरे व्यक्ति को मतलब कथित प्रेमी या प्रेमिका को पार्टी बनाना जरूरी है? हम्म। दूसरा, किसी की पर्सनल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDRs या मोबाइल टावर लोकेशन डेटा को सबूत की तरह पेश करने का ऑर्डर देना, क्या ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है? आजकल ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और तीसरा, अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि कौन से प्राइवेट दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, चैट रिकॉर्ड, होटल बुकिंग्स वगैरह केस के लिए सच में जरूरी हैं और कौन सी मांगे सिर्फ जैसे कहते हैं ना फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी है, मतलब बिना किसी ठोस आधार के बस टो लेने की कोशिश। तो चलिए इस कानूनी गुत्थी की परतें खोलते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं, तीसरे पक्ष को मामले में शामिल करना, जिसे इम्प्लीमेंट कहते हैं। यहां हुआ ये कि पत्नी ने पति पर व्यभिचार का आरोप लगाया और साथ ही उस तीसरी महिला को भी पार्टी बना दिया। प्रतिवादी नंबर 2 या R2 कह लेते हैं। हाँ। अब R2 ने कोर्ट में अर्जी दी कि उनका नाम इस केस से हटाया जाए। उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील ये थी कि पत्नी की याचिका में कहीं भी स्पेसिफिकली उनके और पति के बीच किसी गलत मतलब यौन संबंध का जिक्र नहीं है। बस इतना कहा गया कि वो सार्वजनिक जगहों पर मिलते थे या साथ में ट्रैवल करते थे। और उनका ये भी कहना था कि भाई मुझे इस केस में घसीटने से मेरी बदनामी हो रही है, मेरा हैरासमेंट हो रहा है। हम्म। ये एक बहुत अहम कानूनी सवाल है। आटू ने सिविल प्रोसीजर कोर्ट के कुछ नियमों का हवाला भी दिया, जैसे ऑर्डर 1 रूल 10(2) और ऑर्डर 7 रूल 11, जिनके तहत गैर जरूरी पार्टी को हटाया जा सकता है या याचिका खारिज की जा सकती है। लेकिन फैमिली कोर्ट ने उनकी अर्जी नहीं मानी और फिर हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अच्छा, क्यों? कोर्ट ने क्या थक दिया? कोर्ट का मुख्य आधार था प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ऑडी ऑल्टरम पार्टम जिसे कहते हैं, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो। यानी अगर किसी पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट ने यही कहा, व्यभिचार का आरोप बहुत गंभीर होता है। ये सिर्फ पति पत्नी की इज्जत का सवाल नहीं होता, उस तीसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी गहरा असर डालता है। तो उसे सुने बिना उसकी गैर मौजूदगी में कोई फैसला देना, ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सही बात है। कोर्ट ने कुछ पुराने फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का राजेश देवी बनाम जयप्रकाश केस या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का पद्मावती बनाम साई बाबू केस। इनमें कहा गया है कि व्यभिचार के आधार पर तलाक की डिक्री बिना कथित व्यभिचारी को पार्टी बनाए नहीं दी जा सकती। और जो आटो की दलील थी कि याचिका में सीधे यौन संबंध जैसे शब्द नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि याचिका में हूबहू यौन संबंध जैसे शब्द लिखे होना जरूरी नहीं है। अगर पूरी याचिका को पढ़कर, परिस्थितियों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि आरोप व्यभिचार का ही है, तो ये काफी है। और वैसे भी फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 फैमिली कोर्ट को सबूत स्वीकार करने में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ताकि सच सामने आ सके। प्रक्रियात्मक कठोरता से ज्यादा सच्चाई खोजना महत्वपूर्ण है। ये दिलचस्प है कि कैसे कोर्ट ने प्रोसीजरल नियमों और निष्पक्ष सुनवाई के बीच एक संतुलन बनाया। प्राकृतिक न्याय को ज्यादा वजन दिया गया। चलिए अब दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं। यह है निजता बनाम सबूत का मामला, खासकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, CDRs और मोबाइल टावर लोकेशन डेटा को लेकर। हुआ यह कि फैमिली कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पति के मोबाइल नंबर के CDRs और पति और R2 दोनों के मोबाइल की टावर लोकेशन का डेटा जनवरी 2020 से लेकर अब तक का उसे सुरक्षित रखा जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। बाप रे, इतना लंबा डेटा! हाँ, और इसी आदेश के खिलाफ पति और R2 दोनों हाई कोर्ट गए। उनकी सबसे बड़ी दलील थी कि भाई ये हमारे मौलिक अधिकार यानी निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है, अनुच्छेद 21 के तहत। हाँ, तो उनका कहना था कि ये आदेश उस फैसले के खिलाफ है। और दूसरी बात, ये एक तरह की फिशिंग और रोविंग जांच है।
मतलब पत्नी ने व्यभिचार की कोई खास घटना तो बताई नहीं, बस शक के आधार पर इतने लंबे समय का डेटा मांग लिया। पति ने एक और दलील दी थी। उन्होंने कहा कि देखो, मेरा काम ऐसा है, मेरे यूएस क्लाइंट्स हैं जिनके सिलसिले में मुझे R2 से बात करनी पड़ती है। अगर ये डेटा बाहर आया तो मेरे क्लाइंट्स की गोपनीयता भंग होगी, मेरा प्रोफेशनल नुकसान होगा। ये भी एक वैलिड कंसर्न लगता है। तो हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा? निजता का अधिकार तो बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाई कोर्ट ने निजता के अधिकार के महत्व को पूरी तरह से माना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे दूसरे अधिकारों और जरूरतों के साथ संतुलित करना होगा, जैसे कि सच का पता लगाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स सीपीसी की धारा 151, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 और यहाँ तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 165 का भी हवाला दिया, जो जज को सच जानने के लिए सवाल पूछने या सबूत मंगाने की शक्ति देती है। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि व्यभिचार जैसे मामलों में अक्सर सीधे सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में सीडीआर्स और टावर लोकेशन डेटा अगर एक सीमित और रेलेवेंट पीरियड के लिए हो, तो ये आरोपों की पुष्टि या खंडन में मददगार हो सकते हैं। जैसे, क्या दो लोग किसी खास समय पर एक ही जगह थे, ये डेटा बता सकता है। कोर्ट ने एक पुराने इंग्लिश केस लिंडा कॉन्स्टेंस एडवर्ड्स बनाम विलियम एडवर्ड्स का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि व्यभिचार का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। लेकिन वो फिशिंग इंक्वायरी वाली दलील का क्या? क्या बिना स्पेसिफिक घटना के डेटा मांगना सही माना कोर्ट ने? कोर्ट ने इसे फिशिंग नहीं माना। क्यों? क्योंकि पत्नी ने आरोपों की शुरुआत की एक टाइमलाइन दी थी, जनवरी 2020 से। तो डेटा भी उसी पीरियड से मांगा गया था, न कि हवा में। ये एक तयशुदा दायरे में था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शारदा बनाम धर्मपाल केस का भी जिक्र किया, जहां कहा गया था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी-कभी निजता में सीमित दखलंदाजी मतलब लिमिटेड इंट्रूजन जायज हो सकती है। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ इस मुद्दे पर? डेटा देना पड़ा या नहीं? हाँ, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। क्या शर्तें थी? पहली, आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। मतलब डेटा सिर्फ उसी अवधि का देना होगा जिसके आरोप है, जनवरी 2020 से अब तक, उससे पहले का नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। और दूसरी, गोपनीयता। डेटा को सील्ड बंद लिफाफे में मतलब सील्ड कवर में पेश करने का निर्देश दिया गया, ताकि वो पब्लिक ना हो और सिर्फ कोर्ट और जरूरी पक्षी उसे देख सकें। अच्छा, ये तो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। सबूत भी मिल जाए और निजता भी काफी हद तक सुरक्षित रहे। बिल्कुल, कोर्ट ने संतुलन साधने की कोशिश की। ये वाकई एक बैलेंस्ड अप्रोच लगती है। पर ये प्राइवेसी और सबूत का झगड़ा सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स तक नहीं रुका। मामला और उलझा जब दस्तावेजों की मांग की बात आई। तो चलिए तीसरे मुद्दे पर चलते हैं, दस्तावेजों की मांग और ये फिशिंग और रोविंग वाला सवाल। यहाँ पत्नी ने पति से करीब 24 अलग-अलग तरह के दस्तावेज मांग लिए थे, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 11, रूल 14 के तहत। 24 तरह के, काफी लंबी लिस्ट थी। हाँ, बहुत लंबी। इनको मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, पेटीएम, यूपीआई, सोडेक्सो, ग्रोफोर्स, अमेजॉन के रिकॉर्ड, डीमैट अकाउंट, ईसोप डिटेल्स वगैरह। दूसरा, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मैसेंजर चैट्स वगैरह। और तीसरा, ट्रैवल और रहने से जुड़े दस्तावेज, जैसे पति और R2 के छुट्टी के रिकॉर्ड्स, फास्टैग स्टेटमेंट। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, कई शहरों के अलग-अलग होटलों में पति और R2 के कथित तौर पर साथ ठहरने की बुकिंग डिटेल्स और इनवॉइस। ये तो काफी डिटेल्ड मांगे थी। अब इस पर फैमिली कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक मिला-जुला फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट ऐप्स, डीमैट वगैरह, वो तो पेश करने होंगे। कोर्ट को लगा कि ये गुजारा भत्ता यानी एलिमनी वगैरह तय करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें जैसे चैट रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, फास्टैग और खास तौर पर होटल बुकिंग डिटेल्स, इनको फैमिली कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि ये मांगे सिर्फ फिशिंग और रोविंग हैं। मतलब इनका कोई ठोस आधार नहीं है, ये सिर्फ टोह लेने की कोशिश है। अच्छा, तो फैमिली कोर्ट ने कुछ को माना, कुछ को नहीं। बिल्कुल। और इसी फैसले के खिलाफ दोनों पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गए। दोनों पक्ष मतलब? पत्नी इसलिए गईं क्योंकि वो चाहती थीं कि जो दस्तावेज फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं, खासकर होटल और ट्रैवल वाले, वो भी मिले। उनकी दलील थी कि भाई, व्यभिचार तो छुपकर ही होता है, उसके लिए ऐसे परिस्थितिजन्य साक्षी ही मिलेंगे, और ये पति की असल आय और लाइफस्टाइल जानने के लिए भी जरूरी है। और पति?
पति इसलिए गए क्योंकि वो उन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं देना चाहते थे जिनका आदेश फैमिली कोर्ट ने दिया था। उनका कहना था कि मेंटेनेंस का मुद्दा अभी तय नहीं हुआ है, तो ये मांग समय से पहले है। मैंने आय का हलफनामा रजनीश बनाम नेहा गाइडलाइंस के तहत दे दिया है, वो काफ़ी है। कुछ दस्तावेज तो मेरे पास हैं भी नहीं, और ये सब मांगना मेरी निजता और प्रोफेशनल गोपनीयता में दखल है, मुझे परेशान करने की कोशिश है। तो मामला काफी उलझ गया था। हाईकोर्ट ने इस दस्तावेजों की दुविधा को कैसे सुलझाया? क्या प्रासंगिक माना, क्या नहीं? हाईकोर्ट ने यहाँ फिर से अपने विवेक का इस्तेमाल किया, ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत। सबसे पहले कोर्ट ने उन मांगों को देखा जिन्हें फैमिली कोर्ट ने खारिज किया था, जैसे चैट रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप, टीम्स वगैरह, पति और आटू के छुट्टी के रिकॉर्ड्स, फास्ट टैग स्टेटमेंट। इनको खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने सही माना। क्यों? कोर्ट को लगा कि ये या तो बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटिव है, मतलब सिर्फ अंदाजे पर आधारित है, या फिर सीधे तौर पर व्यभिचार के आरोप से जुड़े हुए नहीं लगते। चैट रिकॉर्ड्स पाना वैसे भी तकनीकी रूप से जटिल हो सकता है। ठीक है, लेकिन होटल और ट्रैवल वाले दस्तावेजों का क्या हुआ? उन्हें भी फैमिली कोर्ट ने फिशिंग कहा था। यहीं पर एक बड़ा मोड़ आया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस हिस्से के फैसले को पलट दिया जो विशिष्ट होटल बुकिंग और यात्रा विवरण मांग संख्या 17 से 24 से जुड़ा था। पलट दिया मतलब हाई कोर्ट ने माना कि ये फिशिंग नहीं है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने अपनी याचिका में सिर्फ हवा में बात नहीं की है। उसने कुछ खास तारीखें और जगहें बताई हैं, जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, पंचकुला के होटलों का जिक्र किया है, जहां उसके अनुसार पति और R2 साथ रुके थे। कोर्ट ने कहा कि जब आरोप इतने स्पेसिफिक हों तो उन खास यात्राओं और होटलों में ठहरने से जुड़े दस्तावेज मांगना फिशिंग नहीं कहा जा सकता। ये व्यभिचार के आरोप के लिए संभावित रूप से बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ स्पेसिफिसिटी यानी आरोपों का खास होना ये निर्णायक बन गया। अगर बस यूं ही कह दिया होता कि वो होटलों में रुकते थे तो शायद इजाजत ना मिलती। बिल्कुल, कोर्ट का तर्क यही था। विशिष्टता होने से मांग प्रासंगिक हो जाती है। हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इन दस्तावेजों को भी पूरी गोपनीयता के साथ पेश किया जाना चाहिए, या तो सीलबंद लिफाफे में या फिर कोर्ट की निगरानी में उनका इंस्पेक्शन हो। समझ गया। और वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिनका आदेश फैमिली कोर्ट ने दिया था और पति नहीं देना चाहते थे। उन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट ऐप रिकॉर्ड्स वगैरह को पेश करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज पति की वित्तीय स्थिति, उनकी आय और उनके खर्चे यानी उनकी लाइफस्टाइल का आकलन करने के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक हैं, और ये जानकारी स्थायी गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमनी तय करने के लिए जरूरी है, भले ही उसका फैसला केस के अंत में हो। पति की ये दलील कि उन्होंने आय का हलफनामा दे दिया है, उसे कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माना। तो कुल मिलाकर दस्तावेजों के मामले में हाई कोर्ट ने एक बहुत बारीक लाइन खींची। फाइनेंशियल जरूरी हैं, जनरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स या छुट्टी रिकॉर्ड्स नहीं। लेकिन अगर यात्रा या होटल में रुकने के आरोप स्पेसिफिक हैं तो उनसे जुड़े सबूत मांगे जा सकते हैं, और सब कुछ निजता की सुरक्षा के साथ। बिल्कुल सही। रेलेवेंस और स्पेसिफिसिटी, ये दो कसौटियां अहम रहीं। चलिए, अब इस पूरे फैसले के जो मुख्य निष्कर्ष निकले हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। संक्षेप में कहें तो हाईकोर्ट ने क्या-क्या तय किया। हाँ, बिल्कुल। पहला, व्यभिचार के आरोप वाले मामले में कथित तीसरा पक्ष यहाँ R2 को केस में पार्टी बनाए रखना सही है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि उन्हें सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। सही। दूसरा, CDRs और टावर लोकेशन डेटा पेश करने का आदेश भी सही माना गया, लेकिन शर्त यह है कि डेटा सीमित अवधि का हो, जिस अवधि के आरोप हैं, और उसे गोपनीयता के साथ, जैसे सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए। यहाँ निजता और सबूत हासिल करने के अधिकार के बीच संतुलन साधा गया। तीसरा, दस्तावेजों के मामले में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह पेश करने का आदेश सही था, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए प्रासंगिक हैं। सामान्य चैट रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड जैसी मांगें खारिज हुई क्योंकि वो फिशिंग या अप्रासंगिक लगी। लेकिन विशिष्ट होटल और यात्रा रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया गया क्योंकि विशिष्ट आरोपों के चलते वो महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकते हैं। बिल्कुल, ये फैसले के मुख्य बिंदु थे। इस पूरे मामले से कुछ बड़े सिद्धांत भी उभर कर आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही है कि अदालतों को अक्सर प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। जैसे इस केस में एक तरफ निजता का मौलिक अधिकार था, तो दूसरी तरफ निष्पक्ष सुनवाई और सच का पता लगाने की जरूरत थी। और ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। दूसरा,
फैमिली कोर्ट की जो विशेष भूमिका है वो भी सामने आती है। फैमिली कोर्ट एक्ट उन्हें प्रक्रियात्मक नियमों में थोड़ी ढील देता है ताकि वो ज्यादा आसानी से सच तक पहुंच सके। उनका रवैया ज्यादा लचीला हो सकता है। तीसरा, ये फैसला दिखाता है कि अदालतें सबूतों की मांग को कितनी बारीकी से देखती हैं। वो ये फर्क करती हैं कि कौन सी मांग वाकई केस के लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ अंदाजे पर आधारित है या परेशान करने के लिए की गई है। यहाँ विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी एक अहम पैमाना बनकर उभरा। हाँ, ये पॉइंट बहुत साफ दिखा होटल रिकॉर्ड्स वाले मामले में। और चौथा, ये फैसला फिर से इस बात को पुख्ता करता है कि व्यभिचार जैसे गंभीर आरोपों में उस तीसरे व्यक्ति को जिस पर आरोप लग रहा है, उसे सुने जाने का मौका देना कितना जरूरी है। ये नैसर्गिक न्याय के लिए मौलिक है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, हाँ, बताइए। वो ये कि अदालतें अब डिजिटल सबूतों से कैसे निपट रही हैं। CDRs, लोकेशन डेटा, चैट रिकॉर्ड्स, ये सब आजकल बहुत आम हो गए हैं, पर इनसे जुड़े निजता जैसे सवाल भी उतने ही जटिल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक लगातार विकसित होता हुआ कानूनी क्षेत्र है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और कानून को उसके साथ कदम मिलाना पड़ रहा है। अदालतें इन नए तरह के सबूतों की प्रासंगिकता, उनकी विश्वसनीयता और उनसे जुड़े अधिकारों के सवालों से जूझ रही हैं। सही बात है। ये मामला हमें दिखाता है कि तलाक जैसे कितने भावनात्मक और जटिल मामले हो सकते हैं, खासकर जब उनमें व्यभिचार जैसे आरोप शामिल हों। और ये भी कि अदालतें सबूत जुटाने, निजता की रक्षा करने और सभी पक्षों को न्याय देने के बीच संतुलन साधने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, कितना विवेक लगाती हैं। हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया की बारीकियों और अदालतों के संतुलित नजरिए की एक अच्छी मिसाल है। जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, सोचने के लिए। जरूर। आज के डिजिटल युग में हम सब एक डिजिटल निशान छोड़ते चलते हैं। हमारी लोकेशन, हमारी बातचीत, हमारे खर्चे, सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में व्यभिचार जैसे मामलों को साबित करने के लिए जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का कानूनी मानक है, क्या वो बदल सकता है? क्या ऐसे मामलों में सबूत जुटाना पहले से आसान हो जाएगा? या फिर अदालतें सच की खोज और इस रिस्क के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी कि कहीं कटु वैवाहिक झगड़ों में इन डिजिटल सबूतों को हासिल करने की मांग का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे को परेशान करने या ब्लैकमेल करने के हथियार के तौर पर न होने लगे? ये बहुत ही प्रासंगिक और सोचने वाला सवाल है। डिजिटल प्राइवेसी और सबूतों के इस्तेमाल के बीच सही संतुलन खोजना भविष्य में कानून के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये चर्चा दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय MATPPFC 2025 और संबंधित मामलों पर आधारित थी। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।